हेलो एवरीवन। हिस्ट्री का हमारा जो लेक्चर है अगला वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में जो लास्ट क्लास का किया था उसमें से थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था गाइस वो हमने पढ़ा था बेसिकली ये माप तौल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने आपको लास्ट पॉइंट ये भी बताया था कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो माप तौल का प्रयोग करते थे ये लोग, उसमें बड़े बाट के जो बड़े बड़े जो बाट होते थे, बाट का तो वो जो तराजू पे जो तोलने के लिए जो हम किलो का प्रयोग करते हैं तो वो 16 के गुणज में, यानी कि 16 के पाड़े में होते थे। जैसे 16 किलो का हो गया, 32 किलो का हो गया, 48 किलो का हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। जबकि छोटे बाट जो होते हैं वो दुगने के मल्टीपल में थे, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैंधव का, कि सैंधव काल कैसा था, ठीक है। सैंधव टाइम पीरियड या सैंधव काल जो है वो कैसा था, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है क्या, कि सैंधव सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो आर्ट का इसी टाइम पे हुआ है। इसमें मुद्राएं जो हैं वो लगभग 2500 अलग अलग किस्म की मुद्राएं यहाँ पे पाई गई हैं। 2500 से अधिक मुद्राएं पाई गई हैं। और ये मुद्राएं जो हैं वो पत्थरों की भी बनी होती थी, मिट्टी की भी बनी होती थी, तांबे की भी यानी कि धातुओं की भी बनी होती थी, ठीक है। और एक बेसिकली एक पत्थर था उस समय बड़ा फेमस, सेल खड़ी का पत्थर, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना बलुआ पत्थर या इस तरीके से, उसी वजह सेल खड़ी का पत्थर जो था उससे काफ़ी ज़्यादा मुद्राएं उससे बनी हुई पाई गई हैं, ठीक है। तांबे की मुद्राएं जो हैं, तांबे की मुद्राएं जो हैं वो अल्प मात्रा में पाई गई हैं, मतलब कि कम मात्रा में पाई गई हैं। कहाँ से? लोथल से और देसलपुर से। मुद्राएं जो पाई गई उनका शेप जो है वो स्क्वायर शेप का है, यानी वर्गाकार है, आयताकार है, गोल शेप की है और बेलनाकार शेप की भी पाई गई हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो वर्गाकार मुद्राएं हैं, ठीक है। आगे साइज़ वगैरह आप रहने दो, क्योंकि साइज़ का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में लगभग नहीं ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि लोथल में ना एक बटन जैसी मुद्रा, बटन के शेप की, मतलब कि बटन कैसा होता है, बीच से उभरा हुआ, बीच से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ठीक है ना। तो बटन के शेप की मुद्रा जो है वो पाई गई है, गोल शेप की। और ये जो मुद्रा है बटन वाली, ये फारस की खाड़ी में काफ़ी लोकप्रिय थी ये वाली मुद्रा, सेम, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका, ये लोग जो है ना मुद्राओं पर पशुओं का आकार जो है वो चित्रित करते थे, मतलब कि शेप जो है वो उस पर डेवलप करते थे, ठीक है। और इस पर कुबड़ वाला बैल, बाघ, गेंडा, भैंसा आदि के चित्र जो है आपको मिल जाएंगे। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक सर्वाधिक जो चित्र मिले गए हैं, सर्वाधिक चित्रांकन जो हुआ है वो एक रिंगी पशु का हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुद्राओं में सबसे उदाहरण जो है वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुड़िया और मनके की बात करते हैं। मतलब मन का मतलब एक तरह से कह लो आप लॉकेट टाइप का कह लो, ठीक है। तो इसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसका भी इस्तेमाल करते थे, इसके फैक्ट्रियाँ होती थी, इसको ये बनते थे, धातुओं से भी बनते थे, मिट्टी से भी बनते थे, ठीक है। हाथी के दांत से बनते थे और सीप से बनते थे, जो समुद्री सीप होता है उससे। चहुंदड़ों और लोथल में गुड़िया मनका बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, इसमें कुछ खास नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सेल खड़ी पत्थर जो मैंने आपको बताया था वो भी उससे ये भी बनाया जाता था, मतलब कि मुद्राएं तो बनाई जाती थी, गुड़िया और मनके भी बनाए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़े। मोहनजोदड़ो से एक मनका प्राप्त हुआ है जिसमें ना 3 मंदिरों का चित्र जो है वो अंकित है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, इसमें कुछ खास पॉइंट बनता नहीं है पेपर में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मृदभान की बात करते हैं गाइस। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मृदभान कहा जाता था, ठीक है। ये चाक से निर्मित होता है। चाक क्या होता है? वो जो पहिया जो घुमा करके कुम्हार जो मिट्टी बनाता है उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई चाक का साक्ष्य मिलता नहीं है, मतलब चाक हमें कोई नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं उसमें नदियों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें सबसे पहले लाल रंग लगाया जाता था और उसके बाद काले रंग से इसको चित्रण किया जाता था इसका।
ठीक है। मृत भांडों पर वनस्पति जीव जंतुओं, ठीक है, की आकृतियाँ मिली हुई हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो के मृत भांडों पर मानव आकृति का अभाव है। ठीक है। मतलब मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो पर जो आकृतियाँ मिली हुई हैं, मिट्टी के बर्तन जो मिले हुए हैं, उनमें मानव आकृति नहीं प्राप्त हुई है। मतलब मानव की फ़ोटो बहुत कम मिली हुई है, एनिमल्स की ज़्यादा मिली हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लोग ना, अब आपको बता दूं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी के जो बर्तन मिले हुए हैं उनमें अलग अलग फोटोग्राफ्स मिले हुए हैं। जैसे कि लोथल में जो मिला हुआ है उसमें एक चिड़िया अपने मुंह में मछली दबाए हुए है। ठीक है। पेड़ पे बैठी हुई है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी है। ठीक है। ये जो फोटो है ये हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से पता चलता है हमें इसका। पंचतंत्र पुस्तक आपने देखी होगी जो एनिमल्स की स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है ना। पंचतंत्र के लेखक जो हैं गाइस वो पूछा जाता है, तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। ठीक है। हालांकि ये आएगा आगे, आप लोग पढ़ोगे भी। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृत भांड पर नाव का चित्र मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिसमें हमें नाव का चित्र मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो धातु की मूर्ति, ठीक है, दूसरा पत्थर की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्तियाँ हो गया। ठीक है। और तीसरा है आपका जो हाथ से क्राफ्टेड मूर्तियाँ हैं यानी कि मृण मूर्तियाँ। ठीक है। ये तीनों हैं। इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, आगे इसको एक बार आप लोग रीड आउट कर सकते हो एक बार ताकि आपको याद रहे कि सेंधो स्थानों में तांबे और कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है। धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की प्रतिमा 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है। ये लिखना है आपको। यह देवी द्रविमोम विधि के सांचे में ढाल कर बनाई गई, मतलब कि इस सांचे में ढाल के इसको पिघला करके बनाया गया है। ठीक है। आगे बढ़े। मोहनजोदड़ो से प्राप्त तांबे और कांसे के बने बैल भैंसे की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है। लोथल से तांबे की बनी बतख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मतलब ये लोग एनिमल्स के भी ना मूर्तियाँ जो हैं वो उसकी बनाते थे। प्रस्तर का मतलब है मैंने आपको बताया जस्ट अभी, प्रस्तर का तो स्टोन हो जाता है। ठीक है। तो सेंधोवासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे कि अलाबास्टर, सेल खड़ी, स्लेटी चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में कुल 12 मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें सुंदर सेल खड़ी पत्थर से बनी एक पुरुष की मूर्ति है जो तिब्बतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए है। ठीक है। आपको क्या बताना है, हमने ये देखा कि मोहनजोदड़ो से कुल 12 मूर्तियाँ प्राप्त हुई जो कि क्या है, स्टोन वाली मूर्तियाँ, मतलब पत्थरों से बनी मूर्तियाँ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृण मूर्तियाँ, सर्वाधिक संख्या मृण मूर्तियों की पाई गई है मतलब कि इस टाइम पीरियड में। ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ हिस्सा तो धातु का भी बना हुआ, कुछ हिस्सा स्टोन का भी बना हुआ, हैंड क्राफ्टेड भी है। ठीक है। और कुछ खास इसमें है नहीं जो पेपर में आया हुआ हो या पेपर में आएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है क्या हमारा, अच्छा आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव मूर्तियों की तुलना में पशु मूर्तियाँ अधिक पाई गई हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। पशु मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्ति मिली है। दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल है। अन्य पशुओं में गैंडा है, मसीह है, बाघ है, हाथी है, सुअर है, रीछ है, बंदर है, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है। और पक्षियों की जो है ना मूर्तियाँ जो हैं वो पाई गई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई गई हैं मूर्तियों के शेप में। लिपि की बात करेंगे इसकी, कैसे लिखते थे ये लोग। ठीक है। तो देखो सेंधो लिपि अधिकांश मोहरों पर अंकित है। सेंधो लिपि में सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सेंधो लिपि में संबंधित 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त हो रहे थे। ठीक है। और इसकी जो लिपि है गाइज वो चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक है। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है और सेंधो लिपि की दिशा दाएं से बाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। सेंधो लिपि की जो दिशा है वो दाएं बाएं लिखते थे यानी कि इस तरह इस डायरेक्शन में लिखते थे जैसे उर्दू लिखी जाती है ना वैसे ही। ठीक है। लेकिन नॉर्मली लैंग्वेज तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो वो उसी प्रकार से कुछ और इसमें अल्फ़ाबेट तकरीबन 250 से 400 अल्फ़ाबेट्स के आसपास में पाए जाते हैं। ठीक है।
सेंधो स्थानों में ब्रूस्टोफेदन लिपि का भी प्रयोग मिला है। इसे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये जो लिपि है आपका, है ना, ब्रूस्टोफेदन लिपि, इसको पहले लिखा जाता है दाएं से बाएं, फिर लिखा जाता है बाएं से दाएं और फिर लिखा जाता है दाएं से बाएं। समझे आप? इसलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है, इतनी कन्फ्यूजिंग ये है। ठीक है, तो हाल में कुछ विद्वानों ने इसको कंप्यूटर द्वारा पढ़ने का वो किया हुआ है, लेकिन कुछ खास रिजल्ट अभी नहीं आया। तो अभी तक ये अपठनीय की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता की जो कैटेगरी है, जो लिपि है, वो भाव चित्रात्मक है, जिसको हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। विज्ञान और तकनीक की बात करें कि ये लोग विज्ञान और तकनीक में कैसे थे, तो देखो ये लोग कृषि तकनीक के भी प्रमाण मिले हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कृषि में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। बनावली में मिट्टी का हल मिला हुआ है, इससे पता चलता है ये लोग हल का प्रयोग करते थे। ठीक है भाई, लोथल के पास एक मिट्टी का एक प्लेट मिला है जिसमें बीज बोने का यंत्र चित्रण मिला हुआ है कि भाई बीज कैसे बोया जाएगा। ठीक है, अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय भी जो है वो सेंधो वासियों को दिया गया है। ठीक है, और अगर बात करें कि हिस्टोरियन हमारे A.L. बाशम के शब्दों में रुई उत्पादन और उनके उपयोग का तकनीक जो है वो सबसे पहले जो हासिल किया। ठीक है, रुई का जो इस्तेमाल जो हुआ है वो ज्ञान जो है विश्व में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, रुई की, कॉटन की। ठीक है, अच्छा, लगभग हर घर में इनके टाइम पीरियड में लगभग हर घर में बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले टुकड़े पाए जाते थे। मतलब जिसे इसको बनाया जाता था रजाई को या किसी अन्य चीज़ को, तो वो इंस्ट्रूमेंट पाया जाता था लगभग हर घर में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इसके पतन के क्या कारण रहे? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी। ठीक है, अतः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाली इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ, तो मतलब किसी एक कारण से तो पॉसिबल नहीं कि किसी एक कारण से पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। तो इसके कई कारण लगाए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में अगर मैं कहूँ तो पहला कारण जो बताया जाता है वो बताया जाता है बाढ़ का। ठीक है, इसमें कई सारे लोग हैं, जैसे कि कई सारे विद्वान इसके समर्थन में हैं, जैसे मार्शल हो गया, मैके हो गया, NR राव हो गया। इन्होंने कहा क्या कि भाई चौंदड़ों में और इन सब इलाकों में जो है ना, मोहनजोदड़ो और मैके ने कहा था कि मोहनजोदड़ो और चौंदड़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो बाढ़ आया होगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे विनाश का जो कारण बताया वो बाढ़ का बताया। ठीक है, लोथल में पतन का कारण जो है वो भोगवा नदी में आई बाढ़ को बताया गया। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे रीजन, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, और भी है, आपदा का प्रवर्धन भी है, नेचुरल क्लाइमेटी भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसी में से कुछ हैं और कुछ नए भी हैं इसमें। ठीक है, तो जिन्होंने का पीछे कुछ लिख के छूट गया वो इसको जरूर एक बार देखें। भाई, सिंधु सभ्यता एक अगोतिहासिक काल से संबंधित है, पहली बात। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी थी। सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसे त्रिभुजाकार है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखो ये ऐसे कुछ है, ये यहाँ पे मैंने कहा ना सूत का गेडोर पाया गया था। ठीक है, राखी गढ़ी। ठीक है, और यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो ये एक्चुअली इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है ये। ठीक है, ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है, इसीलिए जो है ना इसको ये लोग, ये पूरा एरिया जो है वो कवर कर रहा है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार उसकी आकृति को बताया गया है। इसमें इसका दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, थोड़ा सा ये आउट भी है एक्चुअली, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु, इसका उत्तरी बिंदु, इसका दक्षिणी बिंदु, ये सारे आपने पढ़े हैं। महाराष्ट्र में था ये अफ़गानिस्तान में था, ये जम्मू कश्मीर में था, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में था शायद, आई थिंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल जो है वो गनवेरी वाला है। ठीक है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है अब। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पुरस्थल जो है वो सरस्वती घाटी पे मिले हैं। और हड़प्पा में कब्रिस्तान में, हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिसे R37 का नाम दिया गया है, ये आप लिख चुके हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है वो
कोई कब्रिस्तान मिला नहीं है। हालांकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा से जो है 18 चबूतराकार वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं जिनके बीच में गड्ढे हैं। गड्ढे में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अच्छा, मजदूरों को रहने के लिए एक बैरक बनाई हुई है, एक छावनी बनाई हुई है। ठीक है ना, जिसमें 15 कमरे हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य संगठक सड़क पर खोलते हैं। लोथल में मकानों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पे खोलते हैं, गलियों में ना करके। ठीक है, धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगर से अलग ही योजना बनाया था। मतलब जितने भी नगर थे उन सब का पैटर्न एक था, सिर्फ धौलावीरा का पैटर्न अलग था। दूसरी बात मैंने आपको चौंदड़ों के बारे में बताया था कि चौंदड़ों में जो है ना कोई किला वाला दुर्ग वाला इलाका नहीं था। बाकी इलाकों में दुर्ग वाला इलाका अलग था और नॉर्मल इलाके अलग थे। कालीबंगा की सड़कें और गलियां जो है चौड़ाई के मध्य एक अनुपात में काटती थी। ठीक है, और कालीबंगा से ना पूर्व सैंधव संस्कृति यानी कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से भी पहले की संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है गाइज वो है 2500 साल से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट हमारा धौलावीरा जगह है जहाँ से बढ़िया मतलब अच्छा वाटर मैनेजमेंट, अच्छा जल प्रबंधन का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। मूर्ति पूजा जो है वो सबसे पहले इसका प्रमाण जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सैंधववासी पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण है जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति जो है वो पाई गई है। ठीक है, और सैंधववासी काल्पनिक और वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे। इनका पूजनीय पशु जो था सबसे इम्पोर्टेंट वो कुबड़ वाला बैल था जिसकी कुबड़ जो है वो निकली हुई होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या रहेगा इस हमारा कि कालीबंगा में जो है ना, कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो पुराविद हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी वगैरह जो है ना वो होती होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंधव नारियाँ 16 प्रकार के केश विन्यास करती थी जिससे पुरुष वर्ग दाढ़ी मुड़वाता था। वर्गाकार दाढ़ी रखने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है यानी कि स्क्वायर शेप में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक मानव ढोल जैसी आकृति बजा रहा है। ठीक है, मेसोपोटामिया अभिलेखों में दिलमुन और मेल्लू नामक 3 देशों का उल्लेख है जहाँ से मेसोपोटामिया व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का आयात करते थे। ठीक है, दिलमुन व्यापार में बिचौलियों की भूमिका अदा करता था। ठीक है, हड़प्पा, आमरी, कोट दीजी, ठीक है, कालीबंगा और बनावली से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृतियों का प्रमाण मिले हैं। मतलब इन सब जगहों से जो है ना इनके इवाक्यूएशन में, इनके खोदने पे जो है ना सिर्फ सिंधु सभ्यता नहीं बल्कि उससे पहले के भी जो है ना, उससे पहले के भी जितनी संस्कृतियां उसके भी प्रमाण जो है वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अगर आगे क्या कह रहे हैं, सैंधववासी विश्व में कपास के साथ कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम जो है वो सिंडोम रखा था जिसका मतलब सैंधववासी की उपज थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक लास्ट पॉइंट है। कालीबंगा में मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपने पढ़ा, ये सारा का सारा पढ़ा आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का शुरू होगा गाइस वो वैदिक काल होगा। वैदिक काल शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसके बाद से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका इन्फॉर्मेशन, उसका डाटा भी जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो वैदिक काल को हम लोग शुरू करेंगे
थोड़ा सा शुरू कर ही लेते हैं ये बंदो, है ना। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। अगर मैं टाइम पीरियड ड्रॉ करूं, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी हम लोग मान लीजिए 2021 में खड़े हैं, मान लीजिए हम लोग कहाँ खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं, और ये जो सभ्यता ये कहाँ पे है अभी, मान लीजिए 3000 पहले पूर्व से हम लोग जो ना प्रागैतिहासिक काल से पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुँच गए 1500 ईसा पूर्व तक, और ये हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व तक। ये टाइम पीरियड जो है ये वैदिक सभ्यता का है। ये मान के चलिए ये जीसस क्राइस्ट का जन्म है, तो इससे पहले वाले टाइम पीरियड को हम लोग BC कहते हैं। BC का मतलब हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जबकि इसके बाद वाले टाइम पीरियड को AD कहा जाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले और जन्म के बाद। तो ईसा पूर्व का मतलब यही हो गया आपका। और ईसा पूर्व में टाइम पीरियड यहाँ से बढ़ता गया 0, 1, 2, 3, इसलिए जब हम इधर से पढ़ते तो ये घटते हुए नज़र आता है हमें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, मतलब इसका जो पतन हो गया बाढ़ के कारण या अन्य कोई भी कारण से, तो इसके पतन के बाद जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अतः इस काल में वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अच्छा, वैदिक काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम या पूर्व वैदिक काल, ठीक है। दूसरा है या ऋग वैदिक काल भी कहते हैं इसका। दूसरा है गाइस उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल, 2 हिस्सों में इसको बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वैदिक साहित्य की बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो वेद का यूजुअली मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, वैसे ही गाइस एक वर्ड और भी पूछा जाता है पेपर में कि बुद्ध का मतलब क्या होता है, तो बुद्ध का मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, इनलाइटमेंट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेदों को संकलित करने का श्रेय जो है वो कृष्ण द्वैपायन को है, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। ठीक है, प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें 3 वेद आते हैं और चौथा वेद बच गया आपका अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद के बारे में आप लोग अभी पढ़ोगे और इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ने वाले हो आप लोग। तो वेदों की संख्या कुल मिला के 4 है। पहला आपका ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, और चैप्टर्स की अगर बात करें ना, तो इसमें कुल 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल नंबर 2 से 7 सबसे प्राचीन है। ठीक है, मतलब इसको 10 भागों में बांट दिया गया है या 10 वॉल्यूम्स में बांट दिया गया है। और जो वॉल्यूम नंबर 2 से 2 से 7 तक है, ये सबसे ओल्डेस्ट वॉल्यूम माना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडल नंबर 8 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो कर्णव ऋषि से जुड़ा हुआ है और अंगिरस से जुड़ा हुआ है। मंडल नंबर 9 जो है गाइस वो सोमदेव से जुड़ा हुआ है। मंडल नंबर 1 से 10 सबसे नवीन है। 1 और 10 जो है ना, 1 से 10 नहीं, 1 और 10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 1 और 10 नंबर तो सबसे नए वाले हैं, ऐसा लग रहा है इनको बाद में जोड़ा गया है। और 2 से लेकर 7 तक ये सबसे ओल्ड हैं। और 8, 9 की इन्फॉर्मेशन आपने देखी है कि 8 जो है वो कर्णव ऋषि से जुड़ा हुआ है और 9 जो है वो सोमदेव से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक जो ये वॉल्यूम्स है गाइस वो अलग अलग सूक्तों में विभाजित हैं, अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित हैं। और ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त है, मैंने कि 1017 चैप्टर हैं टोटल मिला करके। लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़ दिए गए हैं, जिसमें बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या हो गई 1028। तो ऋग्वेद में कह लो आप कुल चैप्टर की संख्या है या कुल कह लो मंत्रों की संख्या एक तरह से कह सकते हो आप लोग। ठीक है, वो हो गया टोटल 1028। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या जो है वो कितनी है, 10,580।
इसमें 118 मंत्र जो हैं वो दोहराए गए हैं, ठीक है। और मूल मंत्रों की संख्या होगी फिर इसमें से घटा लोगे आप लोग, ठीक है। तो घटाने के बाद आपको बन जाएगा 10,462, ठीक है। यानी टोटल जो है ना वो 10,580 हैं, ठीक है। और इसमें से रिपीटेशन वाले आप घटा दोगे 118, तो बच जाएंगे 10,462। तो ये विदाउट रिपीटेशन वाले हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा यजुर्वेद। यजुर का मतलब गाइस यज्ञ होता है, तो ये यज्ञ से संबंधित है। इसकी दो शाखाएँ हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद या केवल पद्य में रचा गया है। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये, ठीक है। इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक। सोमवेद की बात करते हैं। शाम का अर्थात गायन होता है, ठीक है। तो यह गीत से संबंधित है या संगीत से संबंधित है। तो ये संगीत की जानकारी जो है वो सोमवेद से मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 261 मंत्र जो हैं वो दोहराए गए और बाकी जो मंत्र बच के वो हमने माइनस कर लिए इसमें से, ठीक है। तो संगीत की चर्चा जो है वो सोमवेद से मिलता है। 100 से सामवेद और 100 से संगीत याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद जो चौथा है, ठीक है। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, शादी, आशीर्वाद सूचक के मंत्र मिलते हैं। ये सेम वही है जैसे बाबा, कोई बंगाली बाबा अपना पोस्टर लगाता है, ठीक उसी प्रकार से मतलब सारा का सारा जादू टोने से संबंधित है। ये जादू टोने से जो संबंधित वेद है वो कौन सा वेद है? वो अथर्ववेद है। इसमें कुल 20 चैप्टर हैं, जिसमें 741 731 सूत्र और 5,987 मंत्र हैं, ठीक है। तो ये वेदों के रिगार्डिंग ये 4 वेद थे। इन्हीं से क्वेश्चन को खूब सारे पूछे जाते हैं जो हमने पढ़ा ना, जैसे कि जादू टोने से कौन संबंधित है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, संगीत से कौन सा संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गाइस ब्राह्मण के बारे में, ठीक है। और ब्राह्मणों के बाद आर्यक और फिर उपनिषद वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर ये रोकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।